हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी, पार्ट 7। बाद में जब उसके घर बेटा हुआ तो उसने अपने पुत्र का बीच का नाम डेटवर रखा और 22 साल बाद अपनी मृत्यु तक वह कंपनी का मित्र और ग्राहक बनकर रहा। सालों पहले एक गरीब डच अप्रवासी बालक स्कूल के बाद अपने परिवार की मदद करने के लिए बेकरी शॉप की खिड़कियां धोया करता था। उसका परिवार इतना गरीब था कि इसके अलावा वह हर रोज सड़क पर बाल्टी लेकर घूमता था ताकि कोयले की गाड़ियां से गटर में गिरे कोयले के टुकड़ों को बीन सके। इस बालक एडवर्ड बॉक को अपने जीवन में 6 वर्ष का स्कूल जीवन भी नसीब नहीं हुआ, परंतु अंततः वह अमेरिकी पत्रकारिता के इतिहास में सर्वाधिक सफल मैगजीन संपादकों में से एक बन गया। ऐसा किस तरह हुआ, यह एक लंबी कहानी है, परंतु इसकी शुरुआत किस तरह हुई यह संक्षेप में बताया जा सकता है। इस अध्याय में दिए गए सिद्धांतों का प्रयोग करके उन्हें पहला अवसर मिला। उन्होंने 13 वर्ष की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था और वे वेस्टर्न यूनियन में ऑफिस बॉय बन गए, परंतु उन्होंने शिक्षा के विचार को एक पल के लिए भी अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने दिया। इसके बजाय उन्होंने खुद को शिक्षित करना प्रारंभ किया। उन्होंने अपनी यात्राओं का खर्च बचाया और बिना लंच के लंबा समय गुजारा ताकि उनके पास अमेरिकी जीवनियों का एनसाइक्लोपीडिया खरीदने लायक पैसा बच सके। और इसके बाद उन्होंने एक आश्चर्यजनक काम किया जिसके बारे में पहले कभी नहीं सुना गया था। उन्होंने प्रसिद्ध लोगों की जीवनियां पढ़ी और इन महान लोगों को पत्र लिखा कि वे अपने बचपन के बारे में बताएं। बॉक एक अच्छे श्रोता थे। उन्होंने प्रसिद्ध लोगों से खुद के बारे में बताने का अनुरोध किया। उन्होंने जनरल जेम्स ए गारफील्ड को पत्र लिखा जो उस वक्त प्रेसिडेंट पद के लिए अभियान चला रहे थे और पूछा कि क्या यह सच है कि वे नहर पर टो बॉय थे। गारफील्ड ने इस पत्र का जवाब दिया। उसने जनरल ग्रांट से एक विशेष युद्ध के बारे में पूछा और ग्रांट ने उसके लिए नक्शा बनाया और इस 14 वर्ष के बच्चे को डिनर के लिए बुलवाया और पूरी शाम उससे बातें की। जल्द ही वेस्टर्न यूनियन का यह मैनेजर बॉय देश के बहुत प्रसिद्ध व्यक्तियों के पत्र से पत्र व्यवहार कर रहा था। रॉल्फ वाल्डो इमर्सन, ओलिवर वेंडल होम्स, लॉन्गफेलो, मिसेज अब्राहम लिंकन, लुइसा में एल्कॉट, जनरल शेरमैन और जेफरसन डेविस। न सिर्फ वह इन प्रसिद्ध हस्तियों से पत्र व्यवहार करता था बल्कि छुट्टियां मिलने पर वह उनके घर भी जाता था और उनका अतिथि के रूप में हर जगह स्वागत होता था। इस अनुभव से उसमें वह आत्मविश्वास आ गया जो कि बहुमूल्य था। इन प्रसिद्ध व्यक्तियों ने उसमें वह दृष्टि और महत्वाकांक्षा भर दी जिससे उसके जीवन का नक्शा ही बदल गया। और यह सब मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि सिर्फ इसीलिए संभव हुआ क्योंकि उसने यहाँ दिए गए सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारा था। आइजैक एफ मार्कोसन नामक पत्रकार ने सैकड़ों प्रसिद्ध हस्तियों के इंटरव्यू लिए हैं। उनका मानना है कि कई लोग इसलिए अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ पाते क्योंकि वे ध्यान से सुनते ही नहीं हैं। उनका पूरा ध्यान तो इस बात पर ही लगा रहता है कि वे क्या बोलने वाले हैं, इसीलिए वे अपने कान खुले नहीं रखते। अति महत्वपूर्ण लोगों ने मुझे यह बताया कि उन्हें अच्छे वक्ताओं की तुलना में अच्छे श्रोता ज़्यादा पसंद आते हैं, परंतु सुनने की कला आज दूसरी किसी भी कला से ज़्यादा दुर्लभ है और केवल महत्वपूर्ण लोग ही अच्छे श्रोताओं को पसंद नहीं करते, सामान्य लोग भी उन्हें पसंद करते हैं। रीडर्स डाइजेस्ट में एक बार छपा था, कई लोगों को जब श्रोताओं की जरूरत होती है तो वे डायरेक्ट डॉक्टर को बुला लेते हैं। गृह युद्ध के कष्टकारी दिनों में लिंकन ने स्प्रिंगफील्ड के अपने पुराने दोस्तों को चिट्ठी लिखकर वॉशिंगटन बुलवाया। लिंकन ने उसे पत्र लिखा था कि वे कुछ समस्याओं पर उसके साथ विचार विमर्श करना चाहते हैं। पुराना पड़ोसी व्हाइट हाउस आया और लिंकन घंटों तक उसके सामने दासों को मुक्त करने के कानून बनाने के परिणामों पर बोलते रहे। लिंकन ने सारे तर्कों को दोहराया कि दास प्रथा समाप्त करने के क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे। लिंकन ने पत्र पढ़े, लेख पढ़कर सुनाए। कुछ में लिंकन की आलोचना की गई थी कि अब तक दासों को मुक्त नहीं कर पाए हैं। कई में उनकी इस बात के लिए आलोचना की गई थी कि वे उन्हें मुक्त करना चाहते हैं। घंटों तक बोलने के बाद लिंकन ने अपने पुराने पड़ोसी से हाथ मिलाया, गुड नाइट कहा और बिना उसके विचार पूछे उसे इलिनॉय रवाना कर दिया। लिंकन ने समस्या के बारे में उस दोस्त के विचार पूछे ही नहीं।
पूरे समय लिंकन ही बोलते रहे। ऐसा करने से उनके विचार स्पष्ट हुए और वे सही तरीके से सोच सके। ऐसा लग रहा था कि इस चर्चा से उन्हें काफी राहत मिली थी। पुराने दोस्त ने कहा, लिंकन को सलाह की जरूरत नहीं थी, उन्हें केवल एक अच्छे सहानुभूतिपूर्ण श्रोता की जरूरत थी जिसके सामने वे अपना दिल का बोझ हल्का कर सकें। हम लोग भी जब मुश्किल में होते हैं तो हमें भी इसी बात की जरूरत होती है। क्रुद्ध ग्राहक, असंतुष्ट कर्मचारी या आहत मित्र भी इतना ही तो चाहते हैं। आधुनिक काल के सबसे महान श्रोताओं में सिगमंड फ्रॉइड का नाम भी है। एक व्यक्ति फ्रॉइड से मिला, उनके सुनने के तरीके के बारे में उसका कहना था, इससे मुझ पर इतना गहरा असर हुआ कि मैं उन्हें कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। उनमें ऐसे गुण हैं जो मैंने किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं देखे। मैंने किसी और को सामने वाले व्यक्ति पर एकाग्रता पूर्वक इतना ध्यान देते नहीं देखा। इसमें आत्मा की गहराई को भेदती नजर जैसी कोई बात नहीं है। उनकी आंखें कोमल और दयालु हैं, उनकी आवाज धीमी और सहानुभूतिपूर्ण है, उनकी मुद्राएं कम हैं, परंतु उन्होंने मेरी तरफ जितना ध्यान दिया, मेरी बातों की जितनी सराहना की, हालांकि मैंने उन्हें उसे ठीक ढंग से नहीं कहा था, वह सचमुच अद्भुत और असामान्य है। आपको अंदाजा ही नहीं हो सकता कि इस तरह सुने जाने का क्या अर्थ हो सकता है। अगर आप यह चाहते हो कि लोग आपको देखकर मुंह फेर लें, पीठ पीछे आपकी हंसी उड़ाएं और आपसे नफरत करें, तो मैं आपको इसका अचूक फॉर्मूला बता सकता हूँ। आप ज्यादा देर तक किसी की बात न सुने, अपने बारे में ही बोलते रहें। किसी दूसरे के बोलते समय यदि आपके मन में कोई विचार आए तो आप जरा भी इंतजार न करें और सामने वाले की बात बीच में ही काट दें। उसके अधूरे वाक्य के बीच से ही अपनी बात बोलना शुरू कर दें। क्या आप इस तरह के लोगों को जानते हैं? दुर्भाग्य से मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं और आश्चर्य की बात है कि इनमें कई प्रसिद्ध लोग भी शामिल हैं। यह अलग बात है कि इन लोगों को उबाऊ की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे उबाऊ लोग जो अपने अहंकार में चूर रहते हैं और खुद को ब्रह्मांड का केंद्र मानते हैं। जो लोग सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं वे केवल खुद के बारे में ही सोचते हैं, और जो लोग खुद के बारे में ही सोचते हैं वे कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर निकोलस मरे बटले के शब्दों में बुरी तरह अशिक्षित होते हैं। वे शिक्षित नहीं होते, चाहे वे कितने ही पढ़े लिखे क्यों न हों। अगर आप एक अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं तो ध्यान से सुनने की आदत डाल लें, अच्छे श्रोता बने। दिलचस्प बनने के लिए लोगों की बातों में दिलचस्पी लें। ऐसे सवाल पूछें जिनका जवाब देने में सामने वाले को मजा आए। उनके बारे में और उनकी उपलब्धियों के बारे में बात करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। याद रखें कि लोगों को आप में या आपकी समस्याओं में जितनी रुचि है उससे 100 गुना ज्यादा रुचि उन्हें अपने आप में और खुद की समस्याओं में है। चीन में अकाल से लाखों लोगों के मरने से ज्यादा परवाह उन्हें अपनी दाढ़ के दर्द की है। अफ्रीका में 40 भूकंपों से ज्यादा दर्द उन्हें अपनी गर्दन के फोड़े से होता है। अगली बार चर्चा करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा। सिद्धांत 4, अच्छे श्रोता बने। दूसरों को खुद के बारे में बातें करने के लिए प्रोत्साहित करें। 5, लोगों की दिलचस्पी कैसे जगाएं। थियोडोर रूजवेल्ट से मिलने वाला हर अतिथि उनके ज्ञान के अथाह भंडार से चमत्कृत हो जाता था। चाहे मिलने वाला काउबॉय हो या न्यूयॉर्क का राजनेता या कूटनीतिज्ञ, रूजवेल्ट जानते थे कि किससे क्या कहना है और वे ऐसा किस तरह जानते थे। जवाब आसान है। जब भी रूजवेल्ट को किसी से मिलना होता था तो वे एक रात पहले उस विषय का अध्ययन करते थे जिसमें आगंतुक की विशेष रुचि होती थी। क्यों? क्योंकि रूजवेल्ट जानते थे, जैसा कि सभी नेता जानते हैं, कि किसी व्यक्ति के दिल का रास्ता उसके पसंदीदा विषयों के बारे में बात करने से होकर गुजरता है। निबंधकार और येल में अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर विलियम लियोन फेल्प्स ने यह सबक अपने बचपन में ही सीख लिया था। जब मैं 8 साल का था और अपनी आंटी लिब्बी लिंसले के घर पर स्ट्रैटफोर्ड में छुट्टियां बिता रहा था, वे अपने निबंध ह्यूमन नेचर में लिखते हैं तो एक दिन शाम को एक अधेड़ व्यक्ति मेरी चाची से मिलने आया और उनसे थोड़ी देर बात करने के बाद उसने मुझ पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उस समय मैं नावों को लेकर रोमांचित था और आगंतुक ने इस विषय पर इतने बढ़िया तरीके से चर्चा की कि मुझे उसमें बहुत मजा आया। जब वह चला गया तो मैंने उसकी बहुत तारीफ की। कितना बढ़िया आदमी है। मेरी आंटी ने मुझे बताया कि वह न्यूयॉर्क की वकील था और उसे नावों में जरा भी रुचि नहीं थी। फिर वह मुझसे पूरे समय नावों के बारे में चर्चा क्यों करता रहा? क्योंकि वह समझदार और सभ्य आदमी था। वह जानता था कि तुम्हारी दिलचस्पी नावों में थी और इसीलिए उसने उस विषय में तुमसे बातें की ताकि उसकी बातें तुम्हें रोचक लगे और तुम्हें खुशी मिले। उसने
तुम्हारे लिए खुद को रोचक बनाया था, इसलिए तुम्हें वह इतना पसंद आया। और विलियम लियोन फिलिप्स कहते हैं, मैं अपनी आंटी की यह बात कभी नहीं भूला। जब मैं यह अध्याय लिख रहा हूँ तो मेरे सामने एडवर्ड एल खलीफ का एक पत्र रखा हुआ है। इस बार मुझे मदद की जरूरत थी। एक बड़ी स्काउट जंबूरी यूरोप आने जाने वाली थी और मैं चाहता था कि अमेरिका के एक बड़े कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट मेरे एक बच्चे को ट्रिप पर भेजने का खर्चा उठाएं। सौभाग्य से उनसे मिलने जाने से ठीक पहले मैंने सुना कि उन्होंने $10 लाख का एक चेक काटा था, जो कैंसिल हो जाने के बाद उन्होंने मंडवा कर रख लिया था। उनके ऑफिस में घुसते ही मैंने सबसे पहले उनसे $10 लाख के चेक के बारे में पूछा। $10 लाख का चेक? मैंने उन्हें बताया कि मैंने किसी को इतनी बड़ी रकम का चेक काटते हुए नहीं सुना और मैं अपने बच्चों को यह बताना चाहता था कि मैं अपनी आंखों से $10 लाख का चेक सचमुच देखा है। उन्होंने मुझे खुशी खुशी चेक दिखा दिया। मैंने इसकी प्रशंसा की। उसने पूछा कि यह चेक क्यों और किस तरह काटा गया। आप ध्यान दें, मिस्टर कैलिफ ने मुलाकात की शुरुआत में बॉय स्काउट्स या यूरोप की जंबूरी या अपनी ख्वाहिश के बारे में बात नहीं की। वे उस चीज में दिलचस्पी ले रहे थे जिसमें सामने वाले की दिलचस्पी थी। उसका परिणाम यह हुआ। कुछ देर बाद प्रेसिडेंट ने पूछा, अच्छा आप मुझसे मिलना क्यों चाहते थे? मैंने उनके सामने अपनी बात रख दी। मुझे बहुत हैरत हुई। मिस्टर कैलिफ ने आगे बताया, जब उन्होंने न सिर्फ मेरा आग्रह तत्काल पूरा कर दिया बल्कि मैंने जितना मांगा था उससे ज्यादा दिया। मैंने अपने एक बच्चे को यूरोप भेजने के लिए कहा था। उन्होंने मेरे 5 बच्चों और मुझे यूरोप भेजने का बंदोबस्त कर दिया। यही नहीं, उन्होंने हमें $1000 का क्रेडिट लेटर भी दिया और हम सबको यूरोप में 7 हफ्ते तक रुकवाया। उन्होंने अपनी कंपनी में के ब्रांच प्रेसिडेंट को पत्र लिखकर उनसे कहा कि वे हमारी सुख सुविधा का ध्यान रखें। वे हमसे पेरिस में मिले और उन्होंने हमें पेरिस की सैर भी कराई। तब से उन्होंने कई ऐसे युवकों को नौकरी भी दी है जिनके माता पिता गरीब थे और वे अब भी हमारे समूह में सक्रिय हैं। परंतु मैं जानता हूँ कि अगर मैंने यह पता नहीं लगाया होता कि उनकी रुचि किस क्षेत्र में है और उनके चेक में दिलचस्पी नहीं दिखाई होती तो मेरे लिए उनसे अपनी बात मनवाना 10 गुना अधिक मुश्किल होता। क्या यह बिजनेस में भी एक महत्वपूर्ण और बहुमूल्य तकनीक है? आइए देखते हैं। डुवर्नॉय एंड सन्स के हेनरी जी डुवर्नॉय की आप बीती सुने, जिनकी न्यूयॉर्क में होलसेल की बेकिंग फर्म थी। मिस्टर डुवर्नॉय न्यूयॉर्क के एक होटल को ब्रेड सप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे। वे 4 साल से हर हफ्ते मैनेजर से मिलने जा रहे थे। वे उन सामाजिक समारोहों में जाते थे जहां मैनेजर जाता था। मिस्टर डुवर्नॉय ने उस होटल में कमरा तक लिया और वहां रहने लगे ताकि उन्हें बिजनेस मिल जाए, परंतु उन्हें किसी तरह कामयाबी नहीं मिली। फिर मिस्टर डुवर्नॉय ने कहा, मानवीय संबंधों के अध्ययन के बाद मैंने अपना तरीका बदलने का निश्चय किया। मैंने यह पता लगाया कि मैनेजर की दिलचस्पी किस बात में है। मुझे पता चला कि वह मैनेजर अमेरिका के होटल एग्जीक्यूटिव्स की एक सोसाइटी में से ताल्लुक रखता है जिसका नाम होटल ग्रीटर्स ऑफ अमेरिका है। वह न सिर्फ इससे ताल्लुक रखता था बल्कि वह इसे लेकर इतना उत्साहित था कि वह इस संगठन का प्रेसिडेंट बन गया और इंटरनेशनल ग्रीटर्स संस्था का भी प्रेसिडेंट बन गया। चाहे इसके सम्मेलन जहां भी हो, वह इसकी हर बैठक में भाग लेने जाता था। इसीलिए जब मैं अगली बार उससे मिलने गया तो मैंने उसे ग्रीटर्स संस्था के बारे में बातें करना शुरू कर दिया और इस पर उसकी प्रतिक्रिया इतनी अद्भुत थी, मैं आपको बता नहीं सकता कितनी अद्भुत। वह मुझसे ग्रीटर्स के बारे में आधा घंटे तक बात करता रहा और उसकी आवाज में उत्साह और जोश साफ झलक रहे थे। मैं ये देख सकता था कि यह सोसाइटी न सिर्फ उनकी हॉबी थी बल्कि उसके जीवन का प्रमुख हिस्सा थी। जब मैं उसके ऑफिस से बाहर निकला तो उसने मुझे इस संस्था की सदस्यता बेच दी थी। इस दौरान मैंने अपनी ब्रेड का जिक्र तक नहीं किया, परंतु कुछ दिनों बाद उसके होटल के स्टीवर्ड ने मुझे फोन किया कि मैं सैंपल और कीमतें लेकर पहुंच जाऊं। मैं नहीं जानता कि आपने मालिक पर क्या जादू किया है, स्टीवर्ड ने कहा, परंतु वे निश्चित रूप से आपसे बहुत प्रभावित हैं। जरा सोचिए, मैं बिजनेस हासिल करने के लिए इस आदमी के पीछे 4 साल से चक्कर काट रहा था और मैं आज भी उनके पीछे चक्कर काट रहा होता अगर मैं यह नहीं पता लगाने का कष्ट नहीं उठाता कि उनकी रुचि किस बात में है और उसे किस विषय पर बात करने में आनंद मिलता है। मैरीलैंड में हेजर्सटाउन के एडवर्ड ई हैरीमैन की सेना की अपनी नौकरी पूरी करने के बाद मैरीलैंड के सुंदर कम्बरलैंड वैली में रहने का फैसला किया। दुर्भाग्य से उस इलाके में बहुत कम नौकरियां उपलब्ध थी।
थोड़े से शोध के बाद इस तथ्य का पता चला कि एक असामान्य और सनकी बिजनेसमैन आर.जे. फंकहाउजर उस इलाके की बहुत सी कंपनियों को या तो मालिक था या फिर उनका नियंत्रण उसके हाथ में था। इस बिजनेसमैन के गरीब से अमीरी के सफर ने मिस्टर हैरीमैन को चकरा दिया। नौकरी खोजने वालों के लिए उस तक पहुंचना संभव नहीं था। मिस्टर हैरीमैन लिखते हैं, मैं बहुत से लोगों का इंटरव्यू लिया और पाया कि उसकी मुख्य रुचि सत्ता और धन में थी। क्योंकि वह एक समर्पित और कठोर सेक्रेटरी के प्रयोग के द्वारा मुझ जैसे लोगों को दूर रखने में सफल हो जाता था, इसीलिए मैंने उस सेक्रेटरी की रुचियों और लक्ष्यों का अध्ययन किया और इसके बाद ही मैं बिना अपॉइंटमेंट लिए सेक्रेटरी से मिलने गया। वह पिछले 15 सालों से मिस्टर फंकहाउजर का उपग्रह थी। जब मैंने उसे बताया कि मेरे पास मिस्टर फंकहाउजर के लिए एक प्रस्ताव है जो आर्थिक और राजनीतिक सफलता में तब्दील हो सकता है, तो वह उत्साहित हो गई। मैंने उसके साथ इस विषय में भी बात की कि उसका मिस्टर फंकहाउजर की सफलता में कितना रचनात्मक योगदान है। इस चर्चा के बाद उसने मिस्टर फंकहाउजर से मेरी मीटिंग तय करवा दी। मैं उसके विशाल और शानदार ऑफिस में इस दृढ़ निश्चय के साथ घुसा था कि मैं सीधे से नौकरी नहीं मांगूंगा। वह एक बड़ी सी नक्काशीदार डेस्क के पीछे बैठा हुआ था और वह मुझ पर गरजा, आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने जवाब दिया, मिस्टर फंकहाउजर, मुझे यकीन है कि मैं आपके लिए पैसे कमा सकता हूँ। वह तत्काल उठा और उसने मुझे एक बड़ी सी शानदार कुर्सी पर बैठने का निमंत्रण दिया। मैंने अपने विचारों को विस्तार से प्रस्तुत किया और इन विचारों को क्रियान्वित करने के लिए अपनी योग्यताओं का भी वर्णन किया और इसके बाद मैंने यह भी बताया कि किस तरह इनसे उनकी व्यक्तिगत सफलता और बिजनेस की सफलता में वृद्धि हो सकती है। आर.जे. ने मुझे तत्काल नौकरी पर रख लिया और 20 साल से भी अधिक समय से मैं उनके बिजनेस का हिस्सा बना हुआ हूँ और इससे हम दोनों को ही लाभ हुआ है। सामने वाले व्यक्ति की रुचियों के हिसाब से बात करने से दोनों ही पक्षों को लाभ होता है। कर्मचारी संप्रेषण के क्षेत्र के विशेषज्ञ हार्वर्ड जेड हर्जिग ने हमेशा इस सिद्धांत का अनुसरण किया है। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें इससे क्या फायदा हुआ है, तो मिस्टर हर्जिग ने बताया कि उन्हें न सिर्फ प्रत्येक व्यक्ति से अलग अलग लाभ हासिल हुआ है, बल्कि आमतौर पर सबसे बड़ा लाभ यह था कि जब भी वह किसी से बात करता था तो उसके दोस्तों का दायरा बढ़ जाता था। सिद्धांत 5, सामने वाले व्यक्ति की रुचि के विषय में बात करें। 6, किस तरह लोगों को तत्काल आकर्षित करें। मैं न्यूयॉर्क में 33rd स्ट्रीट पर बने पोस्ट ऑफिस में रजिस्ट्री करने गया था और लाइन में लगा था। मुझे लगा कि क्लर्क लिफाफों का वजन लेते हुए, उन पर टिकट चिपकाते हुए, पैसे गिनते हुए और रसीद देते हुए बोर हो रहा था, क्योंकि उसे यही काम रोज करना होता था। इसलिए मैंने खुद से कहा, मैं कोशिश करूंगा कि यह क्लर्क मुझे पसंद करे, मेरी बातें उसे पसंद आए। इसलिए मुझे खुद के बारे में नहीं बल्कि उसके बारे में बातें करनी होंगी। अब मैंने खुद से पूछा, इस आदमी में ऐसा क्या है जिसकी मैं सच्ची तारीफ कर सकता हूँ। कई बार इस सवाल का जवाब देना काफी कठिन होता है, खासकर अजनबियों के साथ, परंतु इस मामले में जवाब बहुत ही आसान था। मैंने तत्काल कुछ ऐसा देख लिया जिसकी मैं दिल खोलकर तारीफ कर सकता था। जब वह मेरे लिफाफे को तौल रहा था तो मैंने उत्साह भरे स्वर में कहा, काश मेरे बाल भी आपके जैसे होते। वह थोड़ा चौंका और फिर उसके चेहरे पर चमक और मुस्कुराहट आ गई। उसने विनम्रता से कहा, अब तो ये उतने अच्छे नहीं रहे। मैंने उससे कहा कि हालांकि ये पहले से जितने अच्छे नहीं रहे होंगे, पर अब भी ये बहुत आकर्षक हैं। यह सुनकर वह बेहद खुश हुआ। हम लोगों ने कुछ देर तक चुटपुट दिलचस्प चर्चा की और उसके आखिरी शब्द थे, कई लोगों ने मेरे बालों की तारीफ की है। मैं शर्त लगाता हूँ कि वह आदमी हवा में उड़ता हुआ लंच पर गया होगा और उसने रात को घर लौटकर अपनी पत्नी को यह बात बताई होगी। मैं शर्त लगाता हूँ कि उसने शीशे में खुद को देखा होगा और कहा होगा, मेरे बाल कितने सुंदर हैं। मैंने एक बार लोगों को यह कहानी सुनाई और बाद में एक व्यक्ति ने मुझसे यह सवाल पूछा, आप उससे क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे थे? मैंने उससे क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा था? मैं उससे क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा था? अगर हम इतने ज़्यादा स्वार्थी हो जाएं कि हम सामने वाले से बिना कुछ लिए उसे जरा सी खुशी या तारीफ भी न दे सकें, तो हमारी आत्माएं सड़े हुए सेब की तरह सिकुड़ चुकी हैं और हमें निश्चित रूप से असफल हो जाना चाहिए। जी हाँ, मैं उससे कुछ हासिल करना चाहता था। मैं उससे एक अमूल्य चीज हासिल करना चाहता था और जो मैं चाहता था वह चीज मुझे मिल भी गई। मैं चाहता था कि मैं उसे खुश कर दूं, कि मैं बिना कुछ मिलने की आशा के उसे कुछ दे सकूं।
यही वह भावना है जो घटना के बाद बीत जाने के बाद भी हमारी यादों में लंबे समय तक बनी रहती है और मधुर स्वर में गुनगुनाती है। मानव व्यवहार का एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है। अगर हम उस नियम का पालन करेंगे तो हम कभी मुश्किल में नहीं फंसेंगे। वास्तव में अगर हम उस नियम पर चलेंगे तो हमारे पास अनगिनत दोस्त होंगे और हम हमेशा खुश रहेंगे। परंतु जिस पल हम उस नियम को तोड़ेंगे उसी पल से हमारी बहुत सारी मुश्किलों में फंस जाएंगे। यह नियम है हमेशा दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण अनुभव कराएं। जैसा हम पहले ही देख चुके हैं, जॉन ड्यूई ने कहा है कि महत्वपूर्ण बनने की इच्छा मानव स्वभाव की सबसे महत्वपूर्ण इच्छा होती है। विलियम जेम्स ने कहा है, हर मनुष्य के दिल की गहराई में यह लालसा छुपी होती है कि उसे सराहा जाए। जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यही लालसा हमें जानवरों से अलग करती है। यही लालसा मानव सभ्यता के विकास का कारण है। दार्शनिक सदियों से मानव संबंधों के नियमों पर चिंतन मनन करते आ रहे हैं और इस चिंतन मनन से केवल एक महत्वपूर्ण सूत्र विकसित हुआ है। यह सूत्र नया नहीं है, यह उतना ही पुराना है जितना कि इतिहास। ज़ोराट्रुस्त्र ने 2500 साल पहले अपने अनुयायियों को इसकी शिक्षा दी थी। कन्फ्यूशियस ने चीन में 2400 वर्ष पूर्व इसकी शिक्षा दी थी। ताओवाद के संस्थापक लाओ त्से ने होन की घाटी में अपने शिष्यों को यह सूत्र सिखाया था। बुद्ध ने ईसा 500 साल पहले पवित्र गंगा नदी के किनारे इसका पाठ पढ़ाया था। 1900 साल पहले हिंदू धार्मिक ग्रंथों ने इस सूत्र की व्याख्या की थी। ईसा मसीह ने इस नियम को एक विचार के रूप में संक्षेप में कहा था, जो शायद दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें। आप चाहते हैं कि आपसे मिलने जुलने वाले लोग आपकी तारीफ करें। आप चाहते हैं कि आपकी प्रतिभा को पहचाना जाए। आप चाहते हैं कि आप अपनी छोटी सी दुनिया में महत्वपूर्ण बने। आप सस्ती चापलूसी या झूठी तारीफ नहीं सुनना चाहते, परंतु आप सच्ची प्रशंसा अवश्य सुनना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके मित्र और सहयोगी, जैसा चार्ल्स शॉब ने कहा है, आपके दिल खोलकर तारीफ करें और मुक्त कंठ से सराहना करें। हम सभी यह चाहते हैं। इसीलिए हमें स्वर्णिम नियम का पालन करना चाहिए और दूसरों को वही देना चाहिए जो हम उनसे अपने लिए चाहते हैं। कब, कैसे, कहाँ? जवाब है हर समय, हर कहीं। विस्कॉन्सिन के डेविड जी स्मिथ ने हमारी क्लास में बताया कि जब उन्हें एक चैरिटी कंसर्ट के लिए रिफ्रेशर बूथ का चार्ज दिया गया तो किस तरह उन्होंने एक नाजुक परिस्थिति को संभाला। संगीत समारोह जिस रात को होने वाला था, उस रात को मैं पार्क में आया और मैंने देखा कि 2 बुजुर्ग महिलाएं बुरा समूह बनाए रिफ्रेशर स्टैंड के पास खड़ी हैं। दोनों को ही यह गलतफहमी हो गई थी कि वही इस कार्यक्रम की इंचार्ज थी। जब मैं वहां खड़ा विचार कर रहा था कि क्या किया जाए, तो प्रायोजक समिति की एक सदस्य आई और उसने मुझे कैश बॉक्स दे दिया और प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए धन्यवाद दिया। उसने रोज और जेन का परिचय मेरे सहायकों के रूप में करवाया और रवाना हो गई। काफी देर चुप्पी छाई रही। मुझे एहसास था कि कैश बॉक्स अब सत्ता का प्रतीक बन गया है, इसीलिए मैंने उसे रोज को दे दिया और कहा कि शायद मैं पैसे का हिसाब किताब ठीक से नहीं रख पाऊंगा और यदि वह यह जिम्मेदारी उठा ले तो मुझे अच्छा लगेगा। फिर मैंने जेन को सुझाव दिया कि वे 2 किशोरों को जिन्हें रिफ्रेशमेंट देने के लिए नियुक्त किया गया था, सोडा मशीन ठीक से चलाना सिखा दे। मैंने जेन से कहा कि वे प्रोजेक्ट के इस हिस्से की इंचार्ज होंगी। पूरी शाम मजेदार रही। रोज खुशी खुशी पैसे गिनती रही और जेन किशोरों को मार्गदर्शन देती रही और मैं संगीत समारोह का आनंद लेता रहा। प्रशंसा की इस फिलॉसफी का प्रयोग करने के लिए आपको तब तक इंतजार नहीं करना चाहिए जब तक आप फ्रांस के राजदूत न हो जाएं या किसी कमेटी के चेयरमैन न बन जाएं। आप लगभग हर दिन इसका जादू की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि वेटर आपके लिए आलू की जगह फ्रेंच बीन्स ले आए तो आप कहिए, मुझे आपको परेशान करने में कष्ट हो रहा है, परंतु मुझे फ्रेंच बीन्स पसंद है। शायद वह जवाब देगी, कोई परेशानी नहीं, और आलू बदलने में उसे खुशी होगी क्योंकि आपने उसके प्रति सम्मान दर्शाया है। मुझे आपको परेशान करने में कष्ट हो रहा है, क्या आप कृपया यह करेंगे? आपको कष्ट तो नहीं होगा? धन्यवाद। जैसे छोटे छोटे वाक्य रोजमर्रा के जीवन की खुरदुरी मशीन में तेल की तरह जाकर इसे एक बार फिर से चिकना बना देंगे। जाहिर है, इन छोटे छोटे वाक्यों से यह भी पता चलता है कि आप कितने सुसंस्कृत हैं। हम एक और उदाहरण लेते हैं। हॉल केन के उपन्यास 20वीं सदी के शुरू में बहुत लोकप्रिय हुआ करते थे। उनकी पुस्तकें क्रिश्चियन, द डिम्स्टर, द मैक्समैन इत्यादि बेस्ट सेलर बन चुकी थी। करोड़ों लोग उनके उपन्यास पढ़ा करते थे।
वे एक लोहार के पुत्र थे। उन्हें जिंदगी में 8 साल तक ही पढ़ने का अवसर मिला, परंतु जब उनकी मृत्यु हुई तो वे अपने समय के सबसे अमीर साहित्यकार थे। कहानी इस तरह है। हॉलकेन को सानेट और बिलेड प्रिय थे, इसीलिए उन्होंने दांते गैब्रिएल रसौटी की सारी कविताएं पढ़ी थी। यही नहीं, उन्होंने रसौटी की साहित्यिक उपलब्धियों और योगदान पर एक प्रशंसात्मक लेख भी लिखा और रसौटी को इसकी एक प्रति भेजी। रसौटी उसे पढ़कर गदगद हो गया। रसौटी ने खुद से यह कहा होगा, जो नौजवान मेरी प्रतिभा को समझ सकता है वह निश्चित रूप से खुद ही प्रतिभावान होगा। इसके बाद रसौटी ने इस लोहार के बेटे को लंदन बुलवाकर अपना सेक्रेटरी बना लिया। इस घटना ने हॉलकेन के जीवन को बदल कर रख दिया, क्योंकि इसी वजह से वह अपने युग के महान साहित्यकारों से मिल पाया। उनकी सलाह से लाभ लेकर और उनके प्रोत्साहन से प्रेरित होकर उसने अपने करियर को इस तरह शुरू किया कि उसने अपना नाम आसमान पर लिखवा लिया। आइल ऑफ मैन पर उसका घर ग्रीवा कैसल दुनिया भर के सैलानियों के लिए मक्का बन गया और उसने विरासत में करोड़ों डॉलर की जायदाद छोड़ी। और कौन जाने, अगर उसने एक प्रसिद्ध व्यक्ति की प्रशंसा में वह लेख न लिखा होता तो शायद वह गरीबी में ही जिया और गरीबी में ही मरा होता। यही सच्ची दिल से निकलने वाली प्रशंसा की प्रबल शक्ति है। रसौटी खुद को महत्वपूर्ण समझता था। इसमें कोई अजीब बात नहीं है। हम सभी खुद को बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं। कई लोगों की जिंदगी शायद बदल जाए अगर कोई उन्हें यह अनुभव करा दे कि वे महत्वपूर्ण हैं। रोनाल्ड जे रॉलैंड कैलिफोर्निया में हमारे कोर्स के शिक्षक थे और वे कला के भी शिक्षक थे। उन्होंने क्रिस नाम के विद्यार्थी के बारे में हमें बताया। क्रिस बहुत शांत और शर्मीला बच्चा था जिसमें आत्मविश्वास कम था और वह उस तरह का विद्यार्थी था जिस पर लोग उतना ध्यान नहीं देते थे जितना कि दिया जाना चाहिए। मैं एक एडवांस क्लास भी पढ़ाता हूँ जिसमें पढ़ना गौरव की बात समझी जाती है और यह माना जाता है कि उसमें पहुंचने वाले विद्यार्थी में कोई विशेष प्रतिभा होती है। बुधवार को क्रिस अपने डेस्क पर मेहनत से काम में जुटा हुआ था। मुझे सचमुच महसूस हुआ कि उसके भीतर गहराई में छिपी कोई आग धधक रही है। मैंने क्रिस से पूछा कि क्या वह एडवांस क्लास में जाना चाहेगा। क्रिस का चेहरा देखने लायक था। मैं उसके चेहरे के भावों का बयान नहीं कर सकता। 14 साल का वह संकोची लड़का अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा था। कौन? मैं? मिस्टर रॉलैंड, क्या मैं इतना अच्छा हूँ? हाँ जिम, तुम यकीनन इतने अच्छे हो। मुझे बात को वहीं रोकना पड़ा क्योंकि मेरी आंखों में भी आंसू आ रहे थे। जब क्रिस उस क्लास से बाहर निकला तो वह अपने आप को 2 इंच लंबा महसूस कर रहा था। उसने अपनी नीली चमकदार आंखों से मेरी तरफ देखते हुए जोशीली आवाज में कहा, धन्यवाद मिस्टर रॉलैंड। क्रिस ने मुझे वह सबक सिखाया जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, महत्वपूर्ण अनुभव करने की हमारी प्रबल आकांक्षा। मैंने तय किया कि मैं इस नियम को हमेशा याद रखूंगा और मैंने एक पोस्टर बना लिया, आप महत्वपूर्ण हैं। यह पोस्टर क्लासरूम के सामने सबकी आंखों के सामने टंगा रहता है और हर विद्यार्थी को यह एहसास दिलाता है कि वह महत्वपूर्ण है। बिना लाग लपेट के सच बात यह है कि आपसे मिलने वाले ज्यादातर लोग अपने आप को आपसे किसी न किसी मामले में सुपीरियर समझते हैं। उनका दिल जीतने का अचूक तरीका किसी कुशल तरीके से उन्हें यह जता देना है कि आपको उनके महत्व का एहसास है और आप इसे सचमुच स्वीकार करते हैं। इमर्सन की बात याद रखें। और इस मामले का दुखद पहलू यह है कि अक्सर ऐसे लोग जिनके पास खुद को सुपीरियर समझने का कोई कारण नहीं होता, वे अपने ईगो को संतुष्ट करने के लिए अहंकार और बहस का सहारा लेते हैं, जो सचमुच दिल दुखाने वाली बात है। जैसा शेक्सपियर ने कहा है, घमंडी मनुष्य जरा सी सत्ता की पोशाक पहनते ही ईश्वर की आंखों के सामने ऐसे ऐसे करतब दिखाता है जिन्हें देखकर देवदूत आंसू बहाने लगते हैं। मैं अब आपको यह बताने जा रहा हूं कि मेरे कोर्स के विद्यार्थी ने किस तरह इन सिद्धांतों को अपने जीवन में सफलतापूर्वक उतारा। मैं कनेक्टिकट के एक वकील का उदाहरण लेते हैं जो अपने रिश्तेदारों की वजह से अपना नाम गोपनीय रखना चाहता है। कोर्स में भाग लेने के कुछ ही दिनों के बाद मिस्टर आर अपनी पत्नी के साथ लॉन्ग आइलैंड पर अपनी पत्नी के रिश्तेदारों से मिलने गए। पत्नी ने उसे अपनी बूढ़ी चाची से बातें करने के लिए बैठा दिया और खुद अपने कुछ युवा रिश्तेदारों से मिलने चली गई। चूंकि मिस्टर आर को हमारी क्लास में एक भाषण देना था जिसमें उन्हें प्रशंसा के सिद्धांतों पर अमल और उनके परिणामों के बारे में बताना था, इसलिए उन्होंने उस वृद्ध महिला की प्रशंसा करने का निर्णय लिया। उन्होंने घर में चारों तरफ देखा कि वे किस चीज की सच्ची तारीफ कर सकते हैं। यह घर 1890 में बना है ना? उन्होंने पूछा। हाँ, महिला ने जवाब दिया।
यह घर उसी साल बना था। यह मुझे उस घर की याद दिलाता है जहां मैं पैदा हुआ था। उन्होंने कहा, यह बहुत सुंदर है, इसे दिल से बनाया गया है, इसमें बहुत जगह है। आजकल ऐसे घर बनते कहाँ हैं? वृद्ध महिला ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, आजकल लोगों को सुंदर घर की कद्र ही कहाँ है। वे तो बस एक छोटा सा अपार्टमेंट चाहते हैं और वे फिर अपनी कारों में बैठकर इतराते फिरते हैं। यह हमारे सपनों का घर था, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। हमने इसे प्रेम से बनाया था, मेरे पति और मैंने इसका बरसों तक सपना देखा था। हमने इसे बनवाने में किसी आर्किटेक्ट की मदद नहीं ली, हम लोगों ने खुद ही इसका नक्शा बनाया था। फिर उस महिला ने मिस्टर आर को पूरा घर दिखाया। मिस्टर आर ने उन खूबसूरत चीजों की दिल खोलकर तारीफ की जिन्हें वह महिला अपनी यात्राओं में खरीद कर लाई थी और जिन्हें संजोने में उसने जीवन बिता दिया था। मखमली शॉल, पुराना अंग्रेजी टी सेट, सिल्क के पर्दे जो कभी फ्रांस के महल की शोभा बढ़ाते थे। घर दिखाने के बाद वृद्ध महिला मिस्टर आर को अपने गैरेज में ले गई। वहां कवर से ढकी हुई एक नई चमचमाती पैकार्ड कार खड़ी हुई थी। मेरे पति ने अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले ही यह कार खरीदी थी, महिला ने आहिस्ता से कहा। उनकी मौत के बाद मैं इसमें कभी नहीं बैठी। तुम अच्छी चीजों की कदर करते हो, इसलिए मैं तुम्हें यह कार तोहफे में देना चाहती हूँ। अरे आंटी, मिस्टर आर ने कहा, आप यह क्या कह रही हैं? आपने तो मुझे अभिभूत कर दिया। मैं आपकी उदारता की प्रशंसा करता हूँ, पर मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? मैं तो आपका निकट संबंधी भी नहीं हूँ। मेरे पास एक नई कार है और फिर आपके कई रिश्तेदार इस पैकार्ड के मालिक बनना चाहते होंगे। रिश्तेदार? मालिक ने कहा, हाँ, मेरे रिश्तेदार तो मेरे मरने का रास्ता देख रहे हैं ताकि वे मेरी कार पर कब्जा कर सकें, परंतु यह कार उन्हें नहीं मिलने वाली। अगर यह कार आप उन्हें नहीं देना चाहती तो फिर आप इसे बड़ी आसानी से किसी सेकंड हैंड डीलर को बेच सकती हैं, उन्होंने सुझाव दिया। प्लीज सब्सक्राइब to continue this video. Thank you.